जाट वर्सेस ऑल करने का एक प्रयास किया गया और उसमें सफलता भी पाई। एक नॉन जाट चीफ मिनिस्टर आए, अभी भी नॉन जाट चीफ मिनिस्टर हैं, और अगर आप हरियाणा की डेमोग्राफी देखें, अगर आप वहां कॉन्स्टिट्यूशन देखें कि कौन कौन कितने परसेंट आबादी है, तो मेरे ख्याल करीब 22% जाट, उसमें आप जट सिख जोड़ दीजिए तो और ज्यादा, और एससी एसटी और ओबीसी की भी आबादी इतनी ही है इफ नॉट मोर, और प्लस अदर कास्ट। तो आपको लगता है कि इस बार ये नहीं चलेगा? जी, आपने मोटा बताया। हरियाणा में जाट और जट सिख को मिला दें तो 25-30% के बीच में बनते हैं। हम्म। दलित अपने आप में 20% है, एसटी हरियाणा में है नहीं, और ओबीसी तो बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन ओबीसी में भी कैटेगरी ए, बी है, जो अति पिछड़े ओबीसी और थोड़ा कम पिछड़े ओबीसी वाली स्थिति है। बीजेपी की रणनीति, बिल्कुल खुली रणनीति ये थी कि बीजेपी जाटों के विरुद्ध पूरे समाज को मोबिलाइज करे। ये शुरू में नहीं थी, लेकिन जब हरियाणा में जाट आरक्षण पर आंदोलन हुआ और उसके बाद में हिंसा हुई, उसके बाद बीजेपी ने बिल्कुल खुलकर इसका इस्तेमाल किया। 35-1 का मतलब है हरियाणा के जो 36 बिरादरी मानी जाती है, उनमें से हम्म। 35 बिरादरी को एक तरफ कर दो और एक यानी कि अकेले जाट को दूसरी तरफ कर दो। इस तरह का खुला जाट, और ये केवल एक चुनावी रणनीति नहीं, ये बिल्कुल जमीन पर घृणा के प्रसार, जिस तरह से बीजेपी हिंदू मुसलमान का खेल खेलती है बाकी देश में, उस तरह से हरियाणा में जाट और गैर जाट का खेल खेला। प्रदेश की को तोड़ने की, प्रदेश में द्वेष पैदा करना, घृणा पैदा करना, लोगों में झगड़ा फूट डालना, इसमें बीजेपी ने कसर नहीं छोड़ी और शुरू में सफलता मिली उनको। जो 2019 के चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली, उसमें इसका एक अंश था। लेकिन एक सीमा होती है, और किसान आंदोलन के वक़्त वो सीमा आ गई, जब लोगों को लगा कि बस भई अब और नहीं। तो उसके बाद से जो जाट समुदाय है, वो ज़्यादा कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है। दलित समुदाय जो हमेशा हरियाणा में कांग्रेस का बहुत बड़ा आधार रहा था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा वापस कांग्रेस के साथ है। लेकिन ये केवल दलित और जाट का खेल नहीं। अगर आप हरियाणा में घूमेंगे तो आप पाएँगे कि सामान्य लोगों में, तमाम जाति समाज के लोगों में बीजेपी का वोट 2-2, 5-5% गिर रहा है, और उसकी बड़ी सीधी-सी वजह है। अ, बेरोज़गारी की अवस्था बेहद खराब है हरियाणा में। लोग महँगाई से त्रस्त हैं। किसान किसानों की समस्या को लेके, एमएसपी को लेके, जो खाद और अ, फर्टिलाइज़र्स, बीज जिस तरह के मिल रहे हैं, उसकी क्वालिटी को लेके त्रस्त है। और एक सामान्य व्यक्ति कागजी कामों से त्रस्त है। यानी कि हरियाणा में कुछ नियम बना दिया गया है कि आपको फैमिली आईडी बनानी है, तो आधार कार्ड काफ़ी नहीं। आधार कार्ड के अलावा एक तरह का फैमिली कार्ड भी होगा, जिसमें हर एक को कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें आपका लैंड, आपकी इनकम, आपका सब कुछ उससे अटैच किया जाएगा। और हम्म। जैसा कि ऐसी चीज़ों में होता है, आम लोग त्रस्त हैं, भाग रहे हैं, परेशान हैं, हर चीज़ में करप्शन है। और जो शुरू में बीजेपी की छवि बनी थी कि भई करप्शन कम होता है यहाँ। अब 10 साल पूरे होते-होते छवि ये बनी है कि करप्शन बढ़ गया है 10 गुना और काम होने की गारंटी नहीं है। लोग कहते हैं कि चलो पहले पैसा देते थे, काम हो जाता था। अब 10 गुना पैसा और देते हैं और काम भी नहीं होता। तो ये स्थिति बन गई है, और ये केवल एक जाति का खेल नहीं है, ये तमाम हम्म। जाति समुदाय में ऐसा हो रहा है। और जब भी कभी किसी पार्टी के पक्ष में एक हवा चलती है, तो फिर हवा इसी तरह से चलती है कि वहाँ हर जाति समुदाय में 5-5, 10-10% वोट कम होता जाता है। ठीक एग्ज़ैक्टली वही हरियाणा में कम से कम घूमते हुए मुझे यही महसूस हुआ। बिल्कुल। योगेंद्र यादव जी, अब ये जो आप कह रहे हैं कि घूमते हुए ये बात महसूस हुई है, देखिए इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो शायद मई 2024 में मौजूद नहीं थी और अब एकदम से 3-4 महीने में मौजूद हो गई है। लेकिन अगर आप लोकसभा 2024 के नतीजे देखें, तो जहां पर 10 सीटों में से कांग्रेस को 5 मिली और सीधा 5 का गेन था वो 2019 के मुकाबले, वहां बीजेपी के पास भी 5 थी। और अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें, तो कांग्रेस को 47.61% और बीजेपी को 46.11%, यानी कि लगभग नेक एंड नेक, थोड़ा सा लीड कांग्रेस के लिए। तो ये जो गैप की जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा, मतलब 19-20 नहीं,
बहुत बड़ा गैप है। अभी हाल में खत्म हुए लोकसभा के चुनाव में तो ये गैप बहुत वाइड नहीं दिख रहा, ऐसा क्यों? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही दरअसल महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि इस बार से ही नहीं, काफ़ी चुनावों से बीजेपी का परफ़ॉर्मेंस हमेशा लोकसभा चुनाव में बेहतर होता है। असेंबली चुनाव में कम हो जाता है, जैसे कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है, लोकसभा में ऊँचा होता है, विधानसभा में कम होता है। तो आपको इसकी मिसाल देखिए, 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती लोकसभा में, हम्म। और हम्म। विधानसभा हलकों में देखें तो 90 में से 79, लगभग 80 हलकों में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी 2019 के हम्म। लोकसभा चुनाव। हम्म। इसी तरह से 5 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो वो 80 से बीजेपी 40 पे आ, तब उसे 58% वोट थे लोकसभा चुनाव, विधानसभा में 38% वोट पे आ गए। इतना अब चेंज हुआ। मैं नहीं कह रहा कि इस बार 20% वोट बीजेपी का कम हो जाएगा, हम्म। लेकिन बीजेपी हमेशा, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव का संदर्भ होता है, वो बीजेपी को फ़ेवर करता है। और इस बार कुल मिला के बीजेपी के लोकसभा चुनाव जो है उसके पक्ष में जाता है। जैसे ही विधानसभा चुनाव का संदर्भ आता है, तो बीजेपी डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा हम्म। अपना असेसमेंट यही है, आपने बिल्कुल ठीक बताया, मोटे तौर पे सीटों में ही बराबर नहीं थे, वोटों में भी दोनों पार्टियाँ लगभग बराबर थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से मेरा अपना अनुमान है कि बीजेपी का छठवां हिस्सा, 1 छटांक आप मान लीजिए, 6 में से 1 वोट उनसे खिसक गया है। वो सारा का सारा कांग्रेस को नहीं गया है। हम्म। उनके भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये जो बाकी छोटी पार्टियाँ हैं, इनेलो वगैरह, इनको भी कुछ मिलेगा। जसपा की हालत हालाँकि बहुत ही खराब है। लेकिन इनेलो, बीएसपी हैं, कुछ वोट इधर भी जाएगा। तो कुल मिला के बीजेपी का वोट जितना था वो असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो मिला, उसमें से कम 7-8% बीजेपी का गिर रहा है, और कांग्रेस अच्छा। को कम से कम 2-3% का फ़ायदा होता है। बीजेपी को 6-7% का जो नुकसान है, वो सीधा का सीधा कांग्रेस की झोली में नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा असेंबली इलेक्शन के अंदर वोट थोड़ा छितर भी जाता है। हम्म। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस का वोट अगर मिला दें, और यहाँ पे मैं आम आदमी पार्टी के वोट को मोटे तौर पे कांग्रेस का वोट मान रहा हूँ, हम्म। क्योंकि कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी को वोट मिला था, वो कांग्रेस का हम्म। वोट था। तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को मिला के 93% वोट है प्रदेश, 93% से भी ज्यादा। विधानसभा चुनाव में दोनों को मिला के 80-82% वोट आएगा। 80 से 85 के बीच में कुछ आएगा, क्योंकि वो आजाद उम्मीदवार हो जाते हैं, स्थानीय क्षेत्रीय दल हो जाते हैं, वो सब करते हैं। इसलिए मेरी मोटी समझ है कि अ, कांग्रेस को बीजेपी पे 5 से 10% वोट का फायदा है। हम्म। 5% होगा तो लोग कहेंगे हवा थी, 10% होगा तो लोग कहेंगे बाप रे! सुनामी थी, और हर कोई बताएगा मैंने तुम्हें इशारा किया था ना उस दिन कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये याद रखिए, हम्म। ये ना संकेत मैं को पिछले 30 साल से देख रहा हूँ। हम्म। जब भी चुनावी आँधी आती है, तो आँधी का परिणाम आने से पहले लोग आपको बैठा के कहते हैं, हाँ, थोड़ी-सी बढ़त तो है, जैसे अभी आम आदमी पार्टी का पंजाब में हुआ। मैं हम्म। घूम रहा था, सूंघ रहा था, और मुझे लग रहा था ये तो बिल्कुल टोटल वाइप आउट होने वाला है। और हम्म। वहाँ बैठता था समझदार लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ, सब कहते थे, "हाँ, आम आदमी पार्टी आगे है, चांस बन जाएगा, हो हम्म। सकता है मेजॉरिटी से 2-4 सीट पीछे ही रह जाएँ, लेकिन हाँ। उससे ज़्यादा नहीं, ये 70-80 सीट वाली क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा।" इत्यादि। हमने देखा कि क्या हुआ। A wave is always recognized in retrospect। इसको आप कहीं गाँठ बाँध के रख लेना, ये काम हम्म। आएगी आपको। पिछले 50 साल से मैंने इस चीज़ को होते हुए देखा है। हमेशा रिट्रोस्पेक्टिवली लोग कहते हैं, "अरे! ये तो वेव थी, एकदम साफ दिख रहा था साहब सड़क के ऊपर। मैं तो तुम्हें उस दिन बता रहा था ना कि वो कुछ भी हो सकता हम्म। है।" ये सब हम्म। चीज़ें होती हैं आम तौर पे। तो अब जैसा मैंने कहा, इसमें जाने का मेरा मतलब नहीं है कि वो आँधी है, वेव है, क्या है। मोटी बात ये है, कांग्रेस हम्म। की सरकार बनने वाली है, कांग्रेस आगे है हरियाणा में। और क्या होता है, एक आखिरी चीज़ हिंदुस्तान में इलेक्शन में काम करती है, कि जब पब्लिक को लगने लगता है कि हाँ, ये तो जीत रहे हैं, तो फिर लोग कहते हैं हम्म। वैसा वेस्ट थोड़ी करूँगा मैं वोट अपना। तो हम्म। अब हरियाणा में ये भी हो गया है कि हर व्यक्ति को नुक्कड़ पे पता है, चाय की दुकान पे पता है, हर जगह पे पता है कि साहब कांग्रेस आ रही है इस बार।
तो वो जो आखिर में जो भेड़-चाल वाला फ़ायदा होता है, वो भी मिल जाता है उससे। तो मोटी बात ये है कि हरियाणा में बदलाव आ रहा है, अ, जो बाकी चीज़ तो है, देखिए झूठ है, लूट है, ये सब बीजेपी करती रही है। मगर ये आप नहीं कह सकते कि इस देश में बीजेपी पहली पार्टी है जो इस तरह की झूठ और लूट का काम कर रही है। हाँ, जो स्केल बीजेपी ने बना दिया है वो अभूतपूर्व। मगर हम्म। हरियाणा के संदर्भ में आपने बताया मैं हरियाणा का हूँ। एक बात मुझे जो सबसे ज़्यादा पीड़ा देती है, वो फूट की राजनीति। बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला जो अंग्रेज़ों ने काम किया था, फूट डालो और राज करो। बिल्कुल वो वाला काम, एकदम खुल के रूलिंग पार्टी करती है। वहाँ मेवात में खेल था कि हिंदू-मुसलमान का, और कितना आपने देखा होगा, पिछले साल कितनी कोशिश की गई कि दंगा करवा दिया जाए वहाँ। हुँ? और खेल ये था कि मेवात में अगर चिंगारी मिल जाए तो उससे पूरा एनसीआर में आग लगा देंगे। वो तो किसान आंदोलन ने रोक दिया उसको, नहीं तो बिल्कुल वो तो दंगा करने की तैयारी हो गई थी। इस साल फिर वही कोशिश हुई कि फिर दंगा करवा दिया जाए। तो ये वाला जो खेल है, या पूरे हरियाणा में एक जाति विशेष के विरुद्ध आप जहर फैला देते हैं। और मजे की बात ये है कि इधर हरियाणा में कहते हैं यादवों को कि देखो जाट कितने खतरनाक हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वहीं जमुना पार जाटों को बोलते हैं कि ये यादवों का डोमिनेशन हो जाएगा यूपी के अंदर। देखो यो यादव व्रत कितना वो करते हैं, यादव राज हो जाएगा। तो ये जो बीजेपी का न केवल जातिवादी चेहरा है, बल्कि ये जो बिल्कुल विभाजनकारी चेहरा है, अ, उस पे हरियाणा की जनता ब्रेक लगाएगी। इस बात से मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। आपका ये मानना है कि 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 संभावनाएं, एक कांग्रेस की हवा, दूसरी कांग्रेस की आंधी और तीसरा कांग्रेस की सुनामी। और इसके अलावा आप और कोई संभावना होते हुए नहीं देख रहे हैं। अगर हो जाए तो आप अचंभित होंगे, आप हैरान होंगे। सही बात। ठीक।